मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राज्य विधानसभा को भी निलंबित किया गया है। केंद्रीय शासित क्षेत्र बनेगा मणिपुर। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इस्तीफा भी देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने शांति की अपील की है। तो लगातार हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और अब तो सालों बीतने लगे हैं जब मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। कुकी मैतेई समुदाय में लगातार जबरदस्त आक्रोश और विवाद बना हुआ है। अब हालात ये हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ और भी चर्चा के लिए विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरीके से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया गया है, इस पूरे अभी तक के घटनाक्रम को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि 300 लोगों की जान जा चुकी है? देखिए, धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया। ये जो घटनाक्रम आज हुआ है, इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी। देखिए, इस घटनाक्रम को आप दो तरह से देख सकते हैं। तो राजनीतिक रूप से देख सकते हैं। राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो जो अभी सीएम जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था, वीरेंद्र सिंह जी, उनके पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे। और जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, वो एक कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंच पा रही थी कि ये वीरेंद्र सिंह जो है किसको नया सीएम बनाया जाए। और उसके ऊपर दबाव ये भी था कि जो विपक्ष है वहां का कांग्रेस पार्टी का, वो लगातार नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहा था। तो बहुत सारी चीजें थी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान भी आता है। एक धारा 174(1) के तहत ये कहा जाता है कि दो विधानसभा की बैठकों के बीच में 6 महीने का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो भी एक इशू आ रहा था। तो ये राजनीतिक कारण बहुत सारे थे, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना मणिपुर की वर्तमान स्थिति के लिए बेहद जरूरी हो चुका था, क्योंकि 2 साल से लगभग हो रहे हैं। मई 2023 के आसपास से वहां पर उपद्रव चालू हुए थे और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तमाम कोशिशें करी जा चुकी थी सत्तारूढ़ दल के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी, लेकिन वो उपद्रव रुक नहीं रहे थे। तो राष्ट्रपति शासन एक आखिरी विकल्प था और उसी की तरफ भारत सरकार गई है। तो निश्चित तौर पर अब कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे शांति की बहाली मणिपुर में हो जाएगी। बिल्कुल अनुपम जी, आप ये मान रहे हैं कि समाधान की ओर कदम बढ़ाया गया है, लेकिन सवाल ये कि अब जो राष्ट्रपति शासन लग गया है, क्या व्यवस्थाएं लागू रहेंगी? अगर, क्योंकि आप लगातार इस तरह के मामलों को पहले भी देखते आए हैं, क्या कुछ आपके मुताबिक अब लगता है कि आगे की क्या स्थिति रहने वाली है? कैसे समाधान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, पूर्वोत्तर की स्थिति थोड़ा सा बाकी देश से अलग है। पूर्वोत्तर में केवल वहां की लोकल प्रॉब्लम्स के अलावा हमें एक अंतर्राष्ट्रीय घटक को भी देखना पड़ता है। चीन का वहां पर प्रभाव है और चीन लगातार इस कोशिश में रहता है कि पूर्वोत्तर या किसी भी राज्य में कुछ राजनीतिक उठापटक हो तो उसका वो फायदा उठा सके और एक बार फिर से पूर्वोत्तर में उग्रवाद को हवा दे सके। भारत सरकार इस बात को जानती थी और वो चीन जैसे विरोधियों को ये मौका नहीं देना चाहती थी कि वहां पर उग्रवाद और ज्यादा पनप जाए। वहां पर जो समस्याएं हैं वो जातिगत समस्याएं हैं, कम्युनिटीज की समस्याएं हैं। मैती और कुकी के बीच में संग्राम बहुत पहले चल रहे हैं और इस समय वहां की लोकल सरकार ने उस संग्राम को सही से टैकल नहीं कर पाया था। इसी वजह से वो संग्राम और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जब पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया, राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो चुका है, तो इसके बाद अब सीधा मणिपुर का कंट्रोल दिल्ली से होगा। दिल्ली से होने का मतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो सीधे चीजों को इवेल्युएट करेंगे और उन्हीं के हिसाब से चीजें चलेंगी। तो सबसे पहला तो इसका असर ये होने वाला है कि जो वहां पर जो जातिगत जो कम्युनिटीज के बीच जो संग्राम हो रहा था उस पर रुकावट आएगी। उसमें केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे, बेहतर मात्रा में डिप्लॉय किए जाएंगे और वहां पर लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो विदेशी प्रभाव है चीन का, या फिर अभी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके भी इफेक्ट वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब चीजों से भी मणिपुर की सुरक्षा करी जा सकती है। तो एक बेहतर कदम है और इस कदम के ऊपर इसके अलावा आज की तारीख में भारत सरकार के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था और इस ऑप्शन को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो ये हमें देखना होगा कि ये कितनी जल्दी वहां पर शांति लौट पाती है और निश्चित तौर पर शांति लौटेगी। बिल्कुल अनुपम जी, महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया। मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर और थोड़ा विस्तार से हमको बताएं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कहे कि इसमें पूरा घटनाक्रम में लोग शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, कह लो कि जो स्थिति बिगाड़ने में कहीं ना कहीं लगी हुई है, वो क्या दखल उनका है और कौन कौन से देश हैं जिनका दखल या किस तौर पे दखल दिया जा रहा है और अभी तक किस तरह की स्थिति रही है? आगे भी इसकी कोई गुंजाइश रह जाती है? देखिए, पूर्वोत्तर में पिछले कई दशकों से वहां पर विद्रोह की भावना के लोगों के अंदर जगाई गई थी और उससे पूरा चीन का हाथ था
और पाकिस्तान का हाथ था। और पाकिस्तान का हाथ इस तरह से था कि पाकिस्तान के हैंडलर्स बांग्लादेश में रहा करते थे और वहां से वो उग्रवादियों को बंदूकें देते थे, हथियार देते थे और उनको भगाने का काम करते थे। तो उनका एक ही इशू था कि पूर्वोत्तर के अंदर शांति न बनने पाए, और भारत ने इस दंश को कई दशकों तक झेला है। पिछले करीब 2 दशकों से धीरे धीरे करके ही सही जितने भी उग्रवादी गुट थे उनको काबू में लाया गया, उनको मुख्यधारा से जोड़ा गया, और आज की तारीख में, या मैं कह लूं आज तो नहीं, कम से कम 1 दशक से चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी थी पूर्वोत्तर के अंदर। पूर्वोत्तर पूरे भारत के साथ विकास कर रहा था, लेकिन अब आज पिछले 2 सालों से मणिपुर को केंद्र बना करके एक बड़ा गेम खेला गया है, और इस गेम में कहीं न कहीं चीन का हाथ है, इस गेम में कहीं न कहीं बांग्लादेश के में बैठे कट्टरपंथियों का हाथ है। बर्मा की जो जुंटा सरकार है वहां से भी कुछ उग्रवादियों का उपयोग किया जा रहा है कि मणिपुर के अंदर आग सुलगाई जाए, क्योंकि बर्मा के सीमा से बहुत दूर नहीं है मणिपुर। तो ये कम से कम इन 3 देशों में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कि पूर्वोत्तर में शांति नहीं देखना चाहते हैं, और पूर्वोत्तर में शांति न होने से वो चाहते हैं कि भारत सरकार का जो एक बड़ा महकमा है वो पूर्वोत्तर में ध्यान दे, ताकि वो गड़बड़ियां भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैला सके। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको कि लगातार कई दशकों से एग्जीक्यूट किया गया है पूर्वोत्तर के माध्यम से। तो लेकिन ये है कि हमने सबक सीखा है, भारत सरकार ने सबक सीखा है, और हमारी पुरानी सरकारों ने भी सबक सीखा था, और इसी वजह से सबसे ज्यादा कोशिश करी गई थी कि पूर्वोत्तर में जो भी उग्रवाद है उसको खत्म किया जाए, और उसको लगभग हमने खत्म कर दिया है। अब वहां पर चुनी हुई सरकारें हैं, वहां पर लोग लोकतांत्रिक ढंग से रह रहे हैं, और ये जो विदेशी प्रभाव था उसको धीरे धीरे करके खत्म किया गया। लेकिन विदेशी जो ताकतें हैं, मैं चीन का नाम बार बार इसीलिए लेता हूँ कि चीन लगातार इस कोशिश में लगा है कि पूर्वोत्तर के अंदर एक बार फिर से वही 70 के 80 के दशक वाली सिचुएशन आ जाए, जहां पर गली गली में उग्रवाद पैदा हो जाए। मणिपुर को एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि मणिपुर को एक फोकल पॉइंट बनाया गया और कोशिश करी गई कि वही 80 के दशक वाला उग्रवाद वहां पर फैलाया जाए। जातिगत संघर्षों के नाम पर वहां पर एक तरह का एक हथियारबंद उग्रवाद पैदा किया जा रहा था। तो भारत सरकार ने जब उसको कब्जे में लिया है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, तो अब वो जो चीजें वहां पनपना शुरू हुई थी उसको अब अभी से काबू कर लिया जाएगा, और ये पूरे देश के लिए एक बहुत हितकारी कदम होगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और हम सभी ने लगातार देखा है, तमाम प्रयास किए गए हैं, अभी तक भी बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या इससे सफलता मिलेगी। बहुत शुक्रिया अनुपम जी आपका समय देने के लिए, स्वदेश न्यूज़ जुड़ने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।